सतना एजुकेशनल रूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अनीश कुमार तिवारी आप सबके सामने एक बार फिर से एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। कुछ घटनाओं के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब ये घटनाएं किसके आधार पे हैं या किस चीज़ को ये घटनाएं आधारित करती हैं? ये घटनाएं मध्य प्रदेश के इतिहास को और भूगोल को बदलने का काम करती हैं। ये सारी घटनाएं मध्य प्रदेश के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले कार्य में अपना सहयोग देती हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हुए मध्य प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास भी बदला है, भूगोल भी बदला है। बहुत सारे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हैं। तो ये किसी 6 घटनाओं के आधार पर हम एमपी जैसे राज्य को चिन्हित नहीं कर सकते। यहाँ पे इस वीडियो में हम कुल 6 घटनाएं ही लेकर आए हैं, बट किन्हीं 6 घटनाओं के आधार पर एमपी जैसे बड़े राज्य को हम चिन्हित नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है एमपी को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है, दिल कहा जाता है। यह सदियों से संस्कृतियों और बाहरी प्रभावों का एक पिघलने वाला बर्तन रहा है। सदियों से ये बाहरी प्रभाव जो होते हैं संस्कृतियों के, उनका पिघलने वाला क्या रहा है? ये बर्तन रहा है, इसे आकार देने वाला एक बर्तन रहा है। बहुत सारी चर्चाओं, तर्कों और शोधों के बाद एचटी ने काफ़ी सारे जब चर्चाएं की गई, बहुत सारे उसमें रिसर्च की गई, बहुत सारे शोध किए गए, उसके बाद जो एचटी है, एचटी ने 1947 में, या हम ऐसा बोले कि 1947 के बाद अपने इतिहास में 6 सबसे बड़े क्षण रखे। एमपी के बारे में जो एचटी है, एचटी ने 1947 के बाद मिस स्वतंत्र होने के बाद 6 सबसे बड़े क्षण रखे, जिसने मध्य प्रदेश के इतिहास को ही बदल दिया। एचटी ने 1947 में वो 6 सबसे बड़े क्षण रखे जिसने मध्य प्रदेश के इतिहास को ही बदल के रख दिया। तो पहले क्षण के बारे में हम लोग पढ़ें। यह पहला ऐसा कार्य है जो एमपी में हुआ और उसने एमपी का पूरा बदलाव कर दिया। तो पहला कार्य क्या था? 1 जून 1949 में भोपाल का भारत संघ में विलय होना। 1 जून 1949 में भोपाल का भारत संघ में विलय होना एक सबसे बड़ा कारण था मध्य प्रदेश के इतिहास को बदलने वाला। 1947 में भारत ने जब अंग्रेज़ के जाने के 2 साल तक, 1947 में जब भारत से अंग्रेज़ चले गए उसके 2 साल तक जो भोपाल था वो तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खान द्वारा शासित था। एक ऐसी रियासत थी भोपाल जहाँ पे नवाब हमीदुल्ला खान शासक थे, या नवाब हमीदुल्ला खान के द्वारा भोपाल को संचालन किया जाता था या भोपाल का संचालन होता था। भोपाल भारतीय संघ में विलय करने वाले अंतिम राज्यों में से एक था। जब भारत का जो एक संघ था, पूरा भारत रीयूनाइटेड हुआ था, इंडिया का रीयूनाइट हुआ था, तो उसमें जो यूनियन बनाई गई थी इंडियन यूनियन पूरी बनाई गई थी, उसमें जो लास्ट के जो राज्य थे जो अंतिम में जोड़े गए थे भारत में, उनमें से एक राज्य भोपाल भी है। दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था। दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ आंदोलन छिड़ गया था, जिसके कारण प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। नवाब के खिलाफ आंदोलन छिड़ने के कारण जो प्रमुख नेता थे वहाँ के, उनके खिलाफ क्या हो गई थी? गिरफ्तारी कर ली गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अंत में नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को करीबन आज़ादी के 2 साल बाद भोपाल को एक समझौते पर हस्ताक्षर करके भोपाल जो रियासत थी उसको केंद्र सरकार के कब्जे में कर दिया था। या ऐसा बोले हम कि केंद्र सरकार ने 1949 में केंद्र सरकार ने 1949 में भोपाल रियासत को अपने कब्जे में ले लिया था। एक समझौते के तहत नवाब साहब के साथ क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था जिसके तहत केंद्र सरकार ने भोपाल रियासत को अपने कब्जे में ले लिया था और एक जिला घोषित कर दिया था। इसके बाद हम लोग बात करें 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का अस्तित्व आया था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश ने अपना अस्तित्व पाया था या मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश या एमपी को पहले कई छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। ये सभी को पता है कि 3 खंडों में विभाजित किया गया था।
जिन्हें अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। एमपी को जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था, उनको अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था, कब्जा कर लिया गया था। और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य प्रांतों और बरार और मध्य भारत एजेंसी में शामिल किया गया था। 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश को मध्य प्रांतों के नाम से जाना जाता था, या बरार के नाम से जाना जाता था, या मध्य भारत एजेंसी में इसको शामिल किया गया था। स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश राज्य नागपुर के साथ इसकी राजधानी के रूप में बनाया गया था। मध्य प्रदेश जो राज्य था, स्वतंत्रता के बाद इस राज्य को नागपुर की राजधानी बनाई गई थी, या नागपुर इसकी राजधानी थी, किसकी, मध्य प्रदेश की। स्वतंत्रता के बाद इस राज्य में वर्तमान मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और आज के महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी हिस्से शामिल थे। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, उस समय जो मध्य प्रदेश था उसका जो दक्षिणी भाग है, और महाराष्ट्र के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो भी मध्य प्रदेश में शामिल थे। ये आपको याद रखना है। पहले का जो मध्य प्रदेश था उसके दक्षिणी भाग के जो राज्य हुआ करते थे, या हम ऐसा बोलें कि दक्षिणी भाग के जो इलाके थे, तथा महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी हिस्से जो ज़िले हैं उत्तर पूर्व के, वो सब मध्य प्रदेश में ही शामिल हुआ करते थे। लेकिन 1956 में राज्य का पुनर्गठन किया गया। ये आपको याद रखना है कि 1956 में राज्य का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, और इसके हिस्सों को मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल राज्यों के साथ मिलाकर भोपाल को अपनी राजधानी के रूप में नया एमपी राज्य बनाया गया। इसके बाद 1956 में मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल जैसे राज्यों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, तीनों को एक मिला दिया गया। और इन तीनों को मिलाने के बाद भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई, और एमपी एक राज्य बना, एक स्टेट बना। राज्य के गठन के साथ ही पहले राज्यपाल, जब राज्य का गठन हुआ, एमपी राज्य बना, तो उस समय जो पहले राज्यपाल थे बीपी सीतारमैया पहले राज्यपाल थे, और रविशंकर शुक्ला पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना है कि पहले राज्यपाल एमपी के बीपी सीतारमैया थे, और पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला थे, को विधानसभा में शपथ दिलाई गई थी। इनको शपथ कहाँ दिलाई गई थी, विधानसभा में। तो ये आपको याद रखना है कि जो पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के वो कौन थे, बीपी सीतारमैया, और पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला। इसके बाद जो दूसरा काम हुआ, या दूसरा ऐसा इंसिडेंट था जिसने मध्य प्रदेश के ऊपर इतना इम्पैक्ट छोड़ा, वो था 30 जुलाई 1967 पहली गैर कांग्रेसी सरकार। 30 जुलाई 1967 में, आज़ादी के कितने सालों के बाद, मध्य प्रदेश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। ऐसी गवर्नमेंट जो कांग्रेस नहीं थी, जिसमें कांग्रेसी नहीं थे। मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 30 जुलाई 1967 को गोविंद नारायण सिंह के साथ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक गठबंधन के तहत राज्य की बागडोर संभाली। जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थे उसमें 29 जुलाई 1967 को गोविंद नारायण सिंह जी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। गोविंद नारायण सिंह जी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और बागडोर संभाली थी, जिसे हम लोग संयुक्त विधायक के नाम से भी जानते हैं। या राजनीतिक गठबंधन, ऐसा राजनीतिक गठबंधन था गोविंद नारायण सिंह जी का जिसे संयुक्त विधायक कहा जाता था। दल टूटे कांग्रेस विधायकों की मदद से। जो दल था वो किस तरह टूटा, वो कांग्रेस के जो विधायक थे उसके मदद से दल को तोड़ दिया गया। हालांकि यह शासन लंबे समय तक नहीं चला। ये जो गठबंधन हुआ था, गोविंद नारायण सिंह जी जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया। 1977 से 1980 के बीच अवधि में जनता पार्टी के शासन में 3 मुख्यमंत्री देखे गए। 1977 से लेकर के 1980 के बीच ये जो 3 साल का अंतर था, इस 3 साल के अंतर में 3 मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश में। किसके, कौन सी पार्टी के, जनता पार्टी के। 1980 के बाद राज्य में मार्च 1990 तक कांग्रेस का शासन रहा। 1980 के बाद से 1990 तक में 10 सालों तक किसका शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा।
जब सुंदरलाल पटवा ने पहली भाजपा सरकार के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। उसके बाद 1990 में सुंदरलाल पटवा जी ने भाजपा सरकार के रूप में राज्य की भागडोर संभाली। ये राज्य के मुख्यमंत्री बने 1990 में। इसके बाद एक और इंसिडेंट था, वो था 2 दिसंबर 1982 नर्मदा आदमी की खोज। 2 दिसंबर 1982 में नर्मदा आदमी की जो खोज हुई थी, दिसंबर के इस ठंड भरे दिन में भूवैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट थे अरुण सोलंकिया जो थे, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे जो खोजने जा रहे हैं वो खोज पाएंगे या नहीं। वह एशिया में मानव विकास के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि जो वो खोजने जा रहे हैं वो एशिया में मानव विकास के इतिहास को ही बदल कर रख देगा। सोलंकिया को सीहोर जिले के हथनोरा गांव में नर्मदा के तट पर दुनिया के इस हिस्से से सबसे बड़ा जीवाश्म मिला था। सोलंकिया को सीहोर जिले के हथनोरा गांव, भोपाल के पास जो सीहोर है जिला, उस जिले के हथनोरा गांव के पास नर्मदा के तट पर दुनिया के सबसे बड़ा जीवाश्म मिला था। दुनिया में सबसे बड़ा जीवाश्म मिला था। यह भारत का पहला मानव जीवाश्म था। यह भारत का क्या था? सबसे पहला मानव जीवाश्म। एक आंशिक मानव खोपड़ी की टोपी जिसने भारत को विश्व जीवाश्म मानचित्र पर रखा। ये क्या थी? एक आंशिक मानव खोपड़ी थी। ये मानव की खोपड़ी की टोपी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मानव की खोपड़ी थी जिसने भारत को विश्व जीवाश्म मानचित्र पर रखा और उपमहाद्वीप में प्रारंभिक मनुष्यों की उपस्थिति को साबित किया। और उस समय जो उपमहाद्वीप था, ये पूरा एशिया महाद्वीप था, पूरा उपमहाद्वीप था, उसमें जो प्रारंभिक मनुष्य थे उनकी उपस्थिति को साबित किया, मिसप्रूफ किया। इससे पहले प्रागैतिहासिक पत्थर के औजार पूरे भारत में पाए गए थे। उससे पहले पत्थर के औजार जो थे वो पूरे भारत में पाए गए थे, लेकिन कोई मानव जीवाश्म नहीं मिला था। कोई भी मानव जीवाश्म इसमें पहले नहीं मिला था। होमो इरेक्टस के ताल्लुक रखने वाला नर्मदा आदमी करीब 5 से 6 लाख साल पुराना था। जो होमो इरेक्टस था ये किससे ताल्लुक रखता था? ये जो शव मिला था, या हम ऐसा बोले ये जो हथनोरा गांव के पास जीवाश्म मिला था, जो होमो इरेक्टस से ताल्लुक रखता था। होमो इरेक्टस से क्या रखता था? ताल्लुक रखता था। ये करीबन 5 से 6 लाख साल पुराना था। कितना पुराना था? 5 से 6 लाख साल पुराना। इसके बाद 2-3 दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, 2-3 साल, या हम ऐसा बोलें कि डेट 2 और 3 दोनों की बात हो रही है। दिसंबर 1984 में 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, अगर उसकी बात कर लें हम लोग, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी? दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा थी। ठीक है, लोगों की स्मृति में इसको अंकित आज भी किया जाता है, या आज भी लोग इसे याद रखते हैं। यह घटना यहाँ यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड ये कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। किसके संयंत्र में हुई थी? UCIL के कीटनाशक संयंत्र में। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप 5 लाख से अधिक लोग अलग अलग डिग्री में अपंग हो गए थे। कितने से अधिक? 5 लाख से अधिक लोग अलग अलग डिग्री में अपंग हो गए थे। और अब तक लगभग 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। आज तक की डेट में बात हो रही है तो 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। एक वृत्तांत आपदा की विशद छवि देता है। यह एक वृत्तांत है जो आपदा की विशद छवि देता है। यह कहता है सामूहिक अंत्येष्टि और सामूहिक दाह संस्कार हुए थे।
वहाँ पे क्या हुए थे, सामूहिक दाह संस्कार तक हुए थे। शवों को भोपाल से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर नर्मदा नदी में फेंक दिया गया था। भोपाल शहर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी के अंतर पे जो नर्मदा नदी थी उसमें फेंक दिया गया था। कुछ ही दिनों में आसपास के पेड़ बंजर हो गए थे और कुछ ही दिनों में वहाँ का जो पेड़ पौधे थे, जो हरियाली थी, वो सब क्या हो गई थी, बंजर। और 2000 फूले हुए जानवरों के शव वहाँ पे मिले थे। 2000 फूले हुए जानवर, मीन्स जो मर के फूल जाते हैं, ऐसे जानवर मिले थे। मीन्स एक भीषण ट्रेजिडी थी ये भोपाल गैस ट्रेजिडी। फिर इसके बाद 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्से के लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर को छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया। लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर को छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, जिससे राज्य का विभाजन हो गया। इसमें क्या हुआ, जो 16 छत्तीसगढ़ी भाषी दक्षिण पूर्वी जिले थे, ऐसे जिले जहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती थी, उन सभी जिलों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया और मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। अब 1920 के दशक में ये अलग राज्य मांग जरूर हो गई थी पहले ही, कि 1920 का दशक था उसमें भी छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाने की मांग हुई थी। लेकिन 1954 में जब राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था तो छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। 1954 में भी छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाने की मांग रखी गई थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था। 1990 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंत्र जैसे राजनीतिक मंचों का गठन किया गया था। 1990 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण जैसे मंचों का गठन किया गया था, जो मांग को आगे बढ़ाते रहे और अंत में अलग छत्तीसगढ़ का बिल संसद में पारित हो गया। और उसके बाद सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य भी बना दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश से 16 जिले जो थे वो बांट करके या अलग करके छत्तीसगढ़ में दे दिए गए। वो कौन से 16 जिले थे, वो ऐसे 16 जिले थे जहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा ही बोली जाती थी। और इसी एक्ट को हम लोग क्या एक्ट बोलते हैं, या हम इसी को बोलते हैं बाइफर्निकेशन ऑफ एमपी, या हम इसी को बोलते हैं एमपी रीऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ आपका ये जो वीडियो थी ये ख़त्म हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ख़त्म होते होते मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि आप सभी तक ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ जानकारी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।